मगर एक बहुत हम्बल तरीके से ये जो ज़िम्मेदारी है इसको मैं कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन चारे सूबों में चलाएंगे और हमारे कारकुन के, हमारे ओहदेदारों के, हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के उम्मीदों के मुताबिक हम अपने ये जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपने मंशूर पे, अपना नज़रिया पे इलेक्शंस लड़े हैं। आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है, हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है, सिक्योरिटी के सतह पे दहशतगर्दी की वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर में एक बहरान है। इन तमाम बहरानों का हल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। हम एक नया सियासत शुरू करना चाहते हैं। हम पुराने रवायतें, तकसीम, नफ़रत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना मुल्क का तरक्की में हम सब मेहनत करके अपना मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ तब मुमकिन है कि हम ऐसे मुआशरे लेकर आए, हम ऐसे मईशत लेकर आए जिसमें हर पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, आम पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ हमारा अशराफिया का फ़ायदा हो। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनकलाबी मंशूर इंट्रोड्यूस किया है 2024 की इलेक्शंस के लिए। उसका मैंने जो 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श में हमारा जलसा हुआ था, वहाँ मैंने अपने जो 10 पॉइंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया। ज़रूर इस पे तफसील हम सेमिनार्स भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे, मगर आज आपके सामने एक बार फिर वो 10 पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये मौका मिला कि हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली, तो हमारे ये 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हम कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला वादा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो तनख्वाह है, जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनका आमदनी है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो कि हम उसको डबल करें, उसको दुगनी करें। ये हमारा पहला वादा है। जो हमारा दूसरा वादा है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ साथ हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं ताकि वो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ साथ हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुंचा सके। तीसरा जो हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान में मुफ्त और मेयारी तालीम ले आना चाह रहे हैं। हर बच्चे को ये मौका फराहम करना चाहते हैं कि वो मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल कर सके। चौथा तो जो हमारा वादा है वो सेहत के हवाले से हम चाहते हैं कि हम मुफ्त और मेयारी इलाज मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने NICVD, NICH, SIUT, गम्बिट, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और बहुत से ऐसे सेहत के इदारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज दे रहे हैं। हम इसी किस्म के इदारे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम अजला में, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनको हम मुफ्त हॉस्पिटल्स बनाएंगे। के तमाम जो हमारा इनको वादा है कि हम 30 लाख घर गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये हमने सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बन रहे हैं, उनको पक्का घर दिया जा रहा है। उन घर में जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका नाम किया जा रहा है, उनको मालिकाना हकूक़ दिया जा रहा है। हमसे पहले कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30
लाख पाकिस्तानियों को पक्का घर भी दूंगा, उनको मालिकाना हकूक भी दूंगा, और उनके साथ साथ जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त कच्ची आबादियों में रहते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो पेशावर में हो, उनको भी मैं मालिकाना हकूक दे के वो सुकून दिलवाना चाह रहा हूँ कि उनसे कोई उनका घर नहीं छीन सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पहले से इनकलाबी प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम इस प्रोग्राम को में इजाफा लेकर आएंगे, मगर जो वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत, वसीला तालीम के तमाम जो इसके फ़ीचर्स थे, जो किसी न किसी वजह से कभी मियाँ साहब के दौर में, कभी खान साहब के दौर में उनको बंद किए गए, उनको हम इंशाअल्लाह ताला बहाल करेंगे। और फिर जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, बेनज़ीर कार्ड इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के लिए किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बड़े इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने के बजाय, बड़े मिल मालकान को सब्सिडीज़ देने के बजाय, हम अपने छोटे किसानों को उनकी जेब में डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू पैसा दिलवाएंगे। वैसे ही हम अपने मज़दूरों के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए मज़दूर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि उनको पेंशन मिले, ताकि इस कार्ड के थ्रू हम वो तमाम सहूलतें फराहम करें जो पाकिस्तान के मेहनत करने वाले अवाम के हक है। हम अपने नौजवान को, जो इस मुल्क की मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क का 70% आबादी है, उनको भी मदद पहुंचाना चाह रहे हैं। इस मुआशी बहरान में मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले जब वो तालीम मुकम्मल करते हैं तो फिर वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्रियाँ हाथ में लेके धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि आपके पास तो डिग्री है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इस मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ कार्ड के थ्रू उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके रोज़गार के तलाश में हैं, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो डिज़र्विंग नौजवान हैं, उनको 1 साल के लिए हम माली मदद पहुँचाएँ, ताकि जब वो रोज़गार तलाश कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम अपने स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। उन स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप्स तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हम जो स्टूडेंट्स लोन्स है वो अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहे तो उनका जो इनकम है वो कोई रुकावट ना बने। आखिरी जो हमारा पॉइंट है, जो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, वो भूख मिटाओ प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जिस तेज़ी से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, वहीं हमारा भूख का एक बहुत बड़ा मसला है, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका भी हल निकालेंगे। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो हर इलेक्शन से पहले अपना मंशूर लेकर आती है, अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम उसी प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया, तो उस वादा पे वो पूरा उतर आए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा कम टाइम मिला, लेकिन जो भी मंशूर के वादे थे वो पूरे हुए। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी 2007 के जो 5 ईज़ पे मबनी हमारा 2007 का मंशूर था, वो गिलानी साहब, ज़दर ज़रदारी साहब के दौर में हमने वो उस पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पर अमल दरामद किया है। जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं ये बड़े एस्पिरेशनल हैं, ये इनकलाबी लगेंगे, लेकिन इनके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा इसका प्लान है, इसका फाइनेंसिंग का प्लान है। कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमने आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है तो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप में आपके सवाल का मलिक साहब सबसे पहले। मैं एक तो ये कि आप क्योंकि हाउस इलेक्शन लड़ रहे हैं
تو ہم پورے لاہور کی میڈیا کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. آپ کو بات پر پورا اترے گا. سوال یہ ہے کہ اب آپ کو ایک بھام آج بڑا اہم جو ہے وہ دور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا وزیر اعظم کا امیدوار ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک دوران تھا وہ آج ختم ہو گیا کہ آپ کو مبارک آپ کو نامزد کر دیا. لیکن اسی تناسب سے آپ کی رسپانسبلٹی کی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کو. اب وہ مطلب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہا کہ آپ ناراض ہو کر تو بالکل آپ کو یہیں رہنا پڑے گا ہر رات میں اور سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے ذمہ داری اتنی بڑھا دی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. آپ وزیر اعظم بن جائیں کیونکہ میں 26 سال سے بٹ کر رہا. میری یہ دعا آپ کو انشاءاللہ لگے گی. تھینک یو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کی ایک اور ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں. وہ ترجیحات کیا ہوگی؟ خاص طور پر فارن پالیسی مالی حالات سے کس طرح ملک کو نکالیں گی؟ یہ ذرا اس میں ڈیٹیل سے روشنی ہوں. تھینک یو. سب سے پہلے ناراض کو تو میں ہوتا نہیں ہوں. آپ میڈیا کے دوست جو ہیں مجھے ناراض قرار دیتے ہو تو آپ اس کا تو بالکل ہی فکر نہ کریں. جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے، جو اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جو ہم نے نفرت اور تقسیم کو سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے، جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، نفرت کی سیاست ہے، اب یہ پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا، پاکستان میں جو مایوسی ہے، پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو، ہمارا ایلیٹ کو، ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا، عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ان کا بائی ان ہو، ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے، منشور ہے، اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی، پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا، اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی، یکجہتی پیدا کر سکتی ہے، جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو، چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں، ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. جی نذیر بھٹی صاحب، پچھلے جو الیکشنز تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین اس طرح سے وہ فضا نہیں ملی تھی جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں، مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں، اور محسن داور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ آئی ہیں. تو اس تو کس انداز سے جب دیکھتے ہو کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024
का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को 2008 का इलेक्शन या 2013 का इलेक्शन से कंपैरिजन करें तो तब तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल थे। तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया। ऑब्वियसली हमारे लिए उस दहशतगर्दी के नतीजे में उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, मगर फिर भी हमने मुकाबला किया। आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, मगर इस मुकाबले के बाद, इस इलेक्शन के बाद वो स्टेप्स हमें उतारने पड़ेंगे ताकि आगे जाके ये दहशतगर्दी का जो दहशतगर्दों ने जो सर फिर से एक बार उठाया है, उन तमाम पॉलिसीज़ को हमने ख़त्म करना है जिसकी वजह से हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद ये दहशतगर्द वापस अपने काम शुरू करते हैं। 8 को होंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 8 पे ज़रूर होंगे इलेक्शन। मियां शोएब साहब, अच्छा बिलावल साहब एक बताएं कि एक पार्टी की तरफ आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ आपके अंकल नवाज वज़ीर आज़म है अंकल नवाज जिनको आप अपने अंकल नवाज कहते हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, लेकिन अवाम जो है वो आपको थर्ड पार्टी को आप अपना हरीफ आपका समझती है। आप दोनों एक दूसरे को हरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम थर्ड पार्टी को आप दोनों को ठीक, मैं तो किसी को अवाम को किस तरह मैंने तो आपको एक तो मैं कब से कह रहा हूँ, आज भी ये पॉइंट दोहराता हूँ कि बाकी सियासी जमातें अपने हरीफ जो भी समझें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान को, ना कोई सियासी जमात को अपना मुखालिफ समझती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई मुखालिफ है, अगर हमारा कोई मुकाबला है तो वो बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से है, और हमारा फोकस ही यही होगा कि हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से अपने अवाम को बचाने के लिए अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक दूसरे सियासी जमातों का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, वो तो अब टाइम के मुताबिक हमें पता चलेगा। जहाँ तक मेरा इल्म है, दोनों ये कायद मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और तरीक़े इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात है इलेक्शन लड़ने के लिहाज से। हायरा हाशमी, अच्छा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बता दें, एक तरफ तो नून लीग की जो मुकामी क़यादत है वो बज़ाहिर पंजाब कार्ड खेल रही है, और उनके इसी तनाज़ुर में कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब के तमाम तर मामलात से नावाकिफ़ है, और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने सोच भी कैसे लिया कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़े। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद तो इसी लाहौर में रखा गया था, और फिर ज़ियाउल हक ने इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके बाद जनरल शुजा पासा और फैज़ हमीद ने हम पे ये तरीक़े इंसाफ मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पंजाब से दूर रखना पड़ा। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूर रखा जाए? इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों को नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों को नुमाइंदगी करते हैं। PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, और उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे उनको ये सूट करता था कि पंजाब का रहनुमाई वही जमातें करें जो उनके अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वैक्यूम एक पैदा हुआ है पंजाब में, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के गरीब, पंजाब के सफ़ेद पोश, पंजाब के मेहनत कश, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा बोझ उनको इसलिए उठाना पड़ा कि जो हुकूमत में आते हैं वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। कायदे अवाम उनका नुमाइंदगी करता था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका नुमाइंदगी करती थी, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मैं उनका नुमाइंदगी करूँगा। कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया, मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है, आए मेरा मुकाबला करें। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा PTI की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से। आए मुकाबला करे, अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं। हर किसी का हक है कि वो जहाँ भी चाहे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला लिया है, अगर उनको बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। हैदर खरड़, अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा
वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। छोटे मियाँ साहब का तो आपने साथ दिया हुकूमत में, क्या बड़े मियाँ का भी देंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। हसन अली। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आप NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक कैंपेन किसको सौंपी गई है NA 127 की, और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा? और ख़ासतौर पे पंजाब की दोबारा से बात हो रही है, आपके रिवाइवल की बात हो रही है, पंजाब में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 127 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम मौजूद है, हमारे सूबाई लोकल अहदेदार मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सब भर चढ़ के हमारे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो हमारा कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाएं और हम पूरा मुल्क में हुकूमत बनाएं। अब तो थोड़ा जल्दी होगा आपको कोई फिगर देना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही फरवरी 8 नज़दीक पहुंचेगा तो आपको वो फिगर सामने आ जाएगा। हसन अवान। बिलावल साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, दो पार्टियां बड़ी मजबूत हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे तो अवाम मायूस हो गई है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नजरें जमा रही है। अब एक पार्टी को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया, आप क्या समझते हैं, उसको बाहर निकाल कर मौका मिलना चाहिए कि अभी भी आप समझते हैं कि नहीं? अभी देखो, असूलन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ स्पेस मिलना चाहिए मगर वो मौका मिलना चाहिए कि हम कैंपेन करें और सब अपना अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखे, जो अवाम की मर्ज़ी वो तो सर आंखों पे। मगर जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हो, इन्होंने कभी इस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया। वो हमेशा चाहते थे कि धांधली हो, सिलेक्शन हो, और वैसे ही 2018 का इलेक्शन में हुआ था। तो अब अगर वो ये इम्कान रख रहे हैं कि जैसे उनको 2018 में लेकर आए थे वैसे ऐसे कुछ फरवरी 8 पे होगा, तो वो ना मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा, ना आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जब ये मुतालबा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने दायरे में रह के काम करें, तो वही हमें अपने से और सियासी जमातों को भी ये तय करना है कि सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करेंगे। और अगर तमाम सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करें तो शायद हम सबको वो स्पेस, वो मौका ज़रूर मिलेगा, और हम पाकिस्तान का जो सियासत है उसको एक मैच्योर सियासत बनाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों की यही तरीका होगा कि या मैं खेलूँगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट में हमला करूँ तो कभी मैं जिना हाउस पे हमला करें, तो फिर वो सियासत के दायरे में नहीं रहे। फिर ज़रूर एक रिएक्शन होगा, रियासत की तरफ एक रिएक्शन होगा, और उसको ना सिर्फ उनको भुगतना पड़ेगा मगर उसका नुकसान तो हमारा पूरा मुआशरे पे, जमहूरी निज़ाम पे ज़रूर होगा। फैसल इब्राहिम। अच्छा बिलावल साहब, आपने 10 निकात जो है उनका जिक्र किया, बहुत ही काबिल अमल है, आवाम को उसकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आपकी इस मंशूर में मिसिंग था। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली जमात है पीपल्स पार्टी, और जमहूरियत का हमेशा पीपल्स पार्टी का वो वर्डिक्ट भी चलता रहा कि बदतरीन जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। बिल्कुल। तो आपके इस मंशूर के अंदर वो नुक्ता नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान 76 साल से एक विशियस सर्कल में है। बीबी शहीद के साथ भी ऐसा किया गया, 90s के अंदर भुट्टो के साथ भी किया गया,
وہاں ریگولیشن ایسی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام چاہے وہ فارن پالیسی ہو چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کو دور ہو وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. افضال طالب آپ نے سینٹرل میں آپ کو پرائم منسٹر کے لیے چنا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی چاہیے. وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ بھی چونکہ آپ پی ٹی ایم میں شامل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ضلع بھٹو نے بنیاد رکھی اور پھر جو ہے انہوں نے بھی ماشاء اللہ کام کیا. آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں ریوائول ہے آپ کی پنجاب میں کیا اسٹریٹجی ہو گیا؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو از ویری سمپل کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں آپ خان صاحب کو دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں. آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاستدان ہیں آپ نے اب ان کو بکتا ہے. کسی کو 3 بار کسی کو 1 بار کسی نہ کسی نئی صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے. ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. اگر پنجاب کا مزدور پنجاب کا کسان پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے جو عوامی راج ہو جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہ فیبرری 8 پہ الیکشنز ہوں گے اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں ہمارے جو جوڈیشری ہیں وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی.